तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं माधवी को। माधवी जो कि भगवान जी के सामने भजन गा रही होती है। यहाँ पर माता जी बैठकर माधवी का भजन सुन रही होती हैं। इस हवेली में माधवी के भजन से ही सुबह होती है। कुछ देर बाद माधवी राजेश के लिए चाय लेकर जाती है और उससे कहती है, जी हुजूर मैं चाय ले आई हूँ, बाहर आ जाइए। यहाँ पर राजेश गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तू इस घर की बेटी है, तुझे अपने आप को नौकरानी समझने की जरूरत नहीं है। माधवी कहती है, नौकरानी ही तो हूँ, एक मुनीम की बेटी, और क्या हो सकती है। यहाँ पर पीछे से माता जी आ जाती हैं और दोनों उनके डर से बातें बंद करके वहां से चले जाते हैं। हम देखते हैं भोला को जो कि ब्रह्मचारी होता है। यहाँ पर भोला इस घर का नौकर होता है और माधवी उसके पास आती है उससे कुछ सामान मंगाने के लिए। भोला से कहती है, तेरी दाढ़ी तो निकल आई है, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो माता जी तुझे इस घर में नहीं रखेंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं माधवी के भाई को की बोटिंग का चैंपियन होता है। यहाँ पर वो माधवी को चाबियां देने आता है उसके घर की और कहता है, मैं कुंवर जी के साथ किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तू घर का ख्याल रखना। हम देखते हैं माधवी उसे मना करती है पर वो उसकी बात नहीं मानता और कुंवर जी के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर दोनों की गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है और कुंवर जी जाते हैं उस पे डालने के लिए पानी लाने को। हम देखते हैं उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि होती है भानु। भानु को देखकर कुंवर जी का दिल भानु पर आ जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। उसकी एक बुक जिसका नाम होता है हाउ टू कंट्रोल योर हस्बैंड, वो राजेश के हाथ लग जाती है और राजेश उसे अपने पास रख लेता है। यहाँ पर दोनों सक्सेना से मिलने के लिए गए होते हैं। दरवाजा नॉक करते हैं तो सामने से दरवाजा भानु ही खोलती है। भानु उसी सक्सेना की लड़की होती है जिससे मिलने के लिए राजेश और कौशल गए होते हैं। यहाँ पर सक्सेना उन्हें घर के अंदर बुलाता है और उनसे बातें करने लगता है। वो बुक सामने ही रखी होती है और भानु उसे लेने की कोशिश करने लगती है पर गलती से वो बुक सक्सेना के हाथ में पड़ जाती है। यहाँ पर कौशल चतुराई दिखाता है और उस बुक को उससे ले लेता है। यहाँ पर भानु सबके लिए चाय लेकर आती है। दोनों चाय पीकर वहां से चले जाते हैं। रात में राजेश वही बुक पढ़ रहा होता है और इमेजिन करने लगता है भानु के साथ एक गाना। दूसरे दिन सुबह होती है और राजेश भोला को बुलाकर उस किताब को भानु को वापस करने के लिए कहता है। यहाँ पर भोला वो किताब लेकर सक्सेना के यहाँ पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है झरना से। यहाँ भानु को किताब मिलती है और किताब के साथ में एक लेटर होता है जिसमें राजेश ने अपने प्यार का इजहार किया होता है और वो भानु को मिलने के लिए बुलाता है। भानु पहुंच जाती है राजेश से मिलने के लिए और कुछ देर बाद दोनों प्रेम के गीत गा रहे होते हैं। हम देखते हैं घर का सीन जहां पर कौशल जाकर माताजी से राजेश के बारे में बात करता है। यहाँ पर माताजी गुस्सा हो रही होती हैं और बोलती हैं, आजकल के लड़कों को कुछ भी फिक्र नहीं है, किसी को भी घर की बहू बनाने की बात कर रहा है। यहाँ पर माधवी आती है। यहाँ पर कौशल भी बाहर जाने लगता है। दोनों का मुंह उतरा हुआ होता है। माधवी आकर माताजी को समझाती है और कहती है कि आप इतने बड़े दिल की हैं, आपने मुझ जैसी अनाथ को सहारा दे दिया है, तो क्या आप अपने बेटी की बात नहीं मान सकती और उसकी शादी उसकी पसंद से नहीं करवा सकती। माताजी मान जाती हैं। यहाँ पर राजेश और कौशल जो कि बाहर से बातें सुन रहे होते हैं वो माधवी और माताजी की बातें सुनकर खुश हो जाते हैं। यहाँ पर माताजी माधवी को गले लगा लेती हैं। उधर राजेश और कौशल भी एक दूसरे को गले लगाकर नाचने लगते हैं। हम देखते हैं माधवी पहुंच चुकी होती है भानु के घर शगुन लेकर। यहाँ पर वो भानु को देखती है और कहती है, भगवान ने आपको बहुत ही फुर्सत से बहुत ही टाइम लेकर बनाया है। यहाँ पर भानु जब माधवी से पूछती है कि तुम कौन हो तो माधवी कहती है, जब घर आएंगी तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। भाभी अगर भाई के लिए कोई संदेश भिजवाना हो तो बता दो। अभी घर वापस आ जाते हैं और यहाँ पर माधवी अपने भाई को साड़ी दिखा रही होती है कि राजेश की शादी के लिए माताजी ने मुझे इतनी प्यारी सी साड़ी दी है। यहाँ पर दोनों बातें कर रहे होते थे तभी वहाँ राजेश आ जाता है और कहता है कि कल बोटिंग के लिए जाना है। माधवी गुस्सा होने लगती है इस बात को सुनकर और कहती है कि तुम बाहर जाओगे तो वहीं रहोगे, कल राखी का त्योहार है और कल तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। तब राजेश समझाता है कि इस पर विश्वास नहीं है, मुझ पर तो है, मैं इसको बोटिंग के बाद वापस खींचकर तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। यहाँ पर राजेश चला जाता है और कौशल अपनी बहन के लिए झुमके लाता है, वो उसे दिखाने लगता है। माधवी पूछती है कि इसे कहाँ से लेकर आया हो तो कौशल कहता है, मैंने जो गोल्ड मेडल जीता था बोर्डिंग में पिछले साल उसे तुड़वाकर बना दिया। यहाँ पर माधवी इमोशनल हो जाती है और हम देखते हैं इस मूवी का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। राखी का दिन आ जाता है पर कौशल निकल जाता है अपनी बोर्डिंग प्रतियोगिता को जीतने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं प्रतियोगिता शुरू हो गई होती है और सभी खिलाड़ी अपना अपना
बोटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर कौशल भी होता है जो कि प्रतियोगिता में सबसे आगे होता है। तभी अचानक राजेश की बोट डूबने लगती है और यहाँ पर राजेश झील में गिर जाता है। कौशल उसको बचाने के लिए जाता है। वो राजेश को तो बचा देता है पर वो खुद नहीं बच पाता और उसी झील में डूब जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं माधवी को जो कि राखी के दिन अपने भाई का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ राजेश आता है और एक कोने में खड़े होकर रोने लगता है। माधवी उसे देखती है और पूछती है कि आज भी आप लोगों को देर से ही आना था। पर राजेश यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और शांत रहता है। माधवी पूछती कौशल कहाँ है, तो राजेश कहता है कौशल हम सबसे बहुत दूर जा चुका है। यहाँ पर माधवी ये सुनकर राजेश को पीटने लगती है और उससे कहती है कि तुम ही मेरे भाई को लेकर गए थे, तुमने कहा था कि तुम उसको वापस लेकर आओगे, अब तुम ही जाओ और उसे वापस लेकर आओ। माधवी रोने लगती है और वहीं पर बैठ जाती है। यहाँ कुछ समय बीत चुका होता है और हम देखते हैं भानु को, जहाँ उसकी नौकरानी झरना उससे कह रही होती है कि इतने दिन शोक मनाने की क्या ज़रूरत है, वो एक नौकर का ही बेटा था। दूसरी तरफ होती माधवी जो कि माताजी के पास बैठी रो रही होती है। जहाँ माताजी से बताती है कि राजेश की हालत भी तेरी तरह ही है, वो ना ही कुछ खाता पीता है और ना ही मुझसे बात करता है। मैं अगर कुछ कहती हूँ तो कहता है कौशल मेरी वजह से ही मरा है और मैंने ही माधवी को अकेला कर दिया है। यहाँ पर माधवी राजेश से बात करने जाती है। राजेश उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है क्या मैं कौशल की जगह ले सकता हूँ, मैं तुम्हारा भाई बन सकता हूँ। यहाँ पर माताजी आ जाती हैं और वो दोनों को गले लगा लेती हैं। दूसरी तरफ होती है भानु जो कि राजेश के लिए परेशान हो रही थी क्योंकि ना ही राजेश ने उसके खत का जवाब दिया था और ना ही उससे मिलने आया था। यहाँ हम देखते हैं माताजी राजेश से बात कर रही होती हैं कि सक्सेना जी आए थे और शादी के लिए कह रहे थे। राजेश कहता है इस घर में कितने दिनों से मायूसी छाई हुई है, माधवी ने ना ही सितार बजाया ना ही हमने उसका संगीत सुना, ऐसे माहौल में मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। तभी माधवी ये बात सुन लेती है और जाकर अपना सितार बजाने लगती है। राजेश भागता हुआ जाता है तो माधवी को देखकर खुश हो जाता है। यहाँ पर माधवी कहती है कि मैं संगीत बजाना शुरू कर चुकी हूँ और अब आप भी शादी कर लीजिए। हम देखते हैं राजेश उसकी बात मान लेता है और यहाँ पर राजेश भानु की शादी हो जाती है। इससे भानु काफ़ी खुश होती है। हम देखते हैं दूसरे दिन सुबह माधवी दोनों के लिए चाय लेकर आती है। यहाँ भानु उससे कहती है कि झरना क्यों नहीं आई चाय लेकर। माधवी कहती है मुझे इन सब चीज़ों की आदत है। यहाँ पर राजेश उससे अपने कपड़े निकालने के लिए कह देता है और खुद भानु के लिए चाय बनाने लगता है। भानु को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी पति के ऑफिस जाने के कपड़े माधवी निकाल रही होती है। वो कुछ बोलती नहीं है पर शांति से देखती रहती है। दूसरी तरफ होती है झरना जो कि भानु के कान भर रही होती है कि इस घर में सिर्फ माधवी की ही चलती है, नौकर से लेकर मालिक तक हर कोई उसकी ही बात मानता है। दूसरी तरफ राजेश आता है जो कि भानु के लिए एक साड़ी लेकर आता है, सेम उसी तरह की वो दूसरी साड़ी माधवी के लिए लाता है। ये बात सुनकर भानु गुस्सा हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। हम देखते हैं यहाँ पर भानु और राजेश खाना खाने के लिए बाहर गए होते हैं, जहाँ पर भानु उससे कहती है कि आज मेरे पास ही रुक जाओ। यहाँ पर राजेश कहता है कि रुक जाता पर माँ जी तीर्थ के लिए गई हैं और घर पर माधवी अकेले है। भानु गुस्सा हो जाती है और राजेश कहती है कि माधवी तुम्हारी कौन है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरे लिए नहीं रुक सकते और तुम्हें माधवी की चिंता ज्यादा है, अगर ऐसा ही था तो तुमने शादी क्यों करी। यहाँ पर राजेश गुस्सा हो जाता है तो भानु उसे मनाती है और कहती है तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। यहाँ पर राजेश चला जाता है। तब झरना भानु के कान भरने लगती है और कहती है जब माँ जी घर पर नहीं है तभी तुम्हारे पति को वहां जाना जरूरी था क्योंकि माधवी घर पर अकेले है, तुम्हें दिखाई देते हुए भी कुछ नहीं दिखता। यहाँ पर माधवी और राजेश बात कर रहे होते हैं, तभी वहां भानु आ जाती है। राजेश कहता है अगर तुम्हें आना था तो तुम मेरे साथ ही क्यों नहीं आई। भानु कहती है अगर तुम्हारे साथ आ जाती तो ये रंगरलिया नहीं देख पाती और रंग में भंग कैसे पड़ता। हम देखते हैं बोले बिना वहां से चली जाती है। दूसरे दिन भानु माताजी से कह रही होती है कि माधवी अब काफी बड़ी हो चुकी है, बच्ची नहीं है, हमें उसके लिए कोई लड़का देखना चाहिए। यहाँ पर माताजी कहती हैं मैं तीर्थ नहीं गई थी बल्कि माधवी के लिए लड़का देखने गई थी। दूसरे दिन राखी होती है और भानु माधवी को लाकर राखी देती है। वो कहती है तुम्हें इस राखी की जरूरत हो किसी की कलाई पर बांधने के लिए। दूसरी तरफ पंडित माताजी से कह रहा होता है लड़के वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा है कि माधवी अब सगुनी है, पैदा होते अपने माँ बाप को खा गई और अब भाई को खा गई, जिसके साथ शादी होगी उसे भी खा लेगी। यहाँ पर झरना ये बातें सुन लेती है और भोला को जाकर बता देती है। वो कहती है कि जाकर अपनी दीदी को बता दे। यहाँ पर हम देखते हैं भोला माधवी के पास बैठा होता है और उससे कह रहा होता है कि लड़के वालों ने ऐसा ऐसा कहा है, मुझसे तो कहते भी नहीं बन रहा, लो तुम मेरी कलाई पर राखी बांध दो। माधवी कहती है
यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ भी कुछ अपशगुन हो जाएगा। हम देखते हैं बैठी रो रही होती है माधवी, तभी वहाँ पर राजेश आता है और कहता है मेरी कलाई पर राखी बांध दो। यहाँ पर माधवी उड़कर भाग जाती है और एक तरफ बैठकर रोने लगती है। वो राजेश की कलाई पर राखी नहीं बांधती। तभी वहाँ भानु आती है और माधवी से कहती है कि तुमने राखी नहीं बांधी है राजेश को, इसका मतलब तुम्हारे दिल में कुछ और है और तुम जुबान से कुछ और बोलती हो। तुम दिखावे के लिए मुझको भाभी कहती हो लेकिन बनना चाहती हो मेरी सौत। माधवी ये सुनकर रोने लगती है। यहाँ पर माताजी भी होती हैं जो बार बार भानु को चुप करा रही होती हैं। तभी राजेश भानु को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है और उससे चुप रहने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं माधवी को जो कि अब अपने घर में आ चुकी होती है। यहाँ पर उसे भानु की कही हुई सारी बातें बार बार याद आ रही होती हैं और वो उन्हें ही याद कर करके रो रही होती है। दूसरी तरफ माताजी जाती हैं राजेश के पास और उससे कहती हैं मैंने पूरा घर छान लिया है पर माधवी कहीं भी नहीं दिख रही है। मुझे डर लग रहा है कहीं वो झील की तरफ ना चली गई हो। यहाँ पर राजेश अपनी गाड़ी निकालता है और जाकर माधवी को ढूंढने लगता है। फिर ढूंढने के बाद भी उसे माधवी नहीं मिलती। यहाँ पर कोई अनजान शख्स माधवी को झील से निकालकर बाहर ला रहा होता है। हम देखते हैं माधवी अपने बिस्तर पर पड़ी होती है जहाँ राजेश उसे डांट रहा होता है और कहता है तुम मुझे कौशल की तरह ही समझती तो मुझसे इस तरह से रूठ कर नहीं जाती और मेरे पास आकर मुझे सारी बातें बताती। हम देखते हैं माधवी उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है और माधवी जाकर भानु से भी माफ़ी मांगती है। यहाँ पर भानु उसे माफ़ कर देती है और दोनों गले मिलने लगती हैं। दूसरी तरफ होता है वो शख्स यानी कि मोती। यहाँ पर राजेश पहुंच जाता है मोती के पास उससे बात करने और उसको थैंक यू बोलने के लिए कि उसने माधवी की जान बचाई होती है। मोती बताता है कि वो इस शहर में नया है और उसके पिताजी अफ्रीका में अपना काम करते हैं। वो यहाँ पर लकड़ी का एक कारखाना खोलना चाहता है। राजेश उसे अपने एनिवर्सरी का इन्विटेशन देकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं एनिवर्सरी के दिन माधवी सितार बजा रही होती है और भानु वहाँ पर डांस कर रही होती है। हाँ, सभी लोग मोती को पसंद कर लेते हैं। हम देखते हैं माताजी माधवी से पूछती हैं कि तुम्हें मोती कैसा लगा, क्या विचार है तुम्हारा उसके बारे में। तो माधवी कहती है कि जैसा आप लोग सही समझें वैसा मैं कर लूँगी। यहाँ पर राजेश पहुँच जाता है मोती से शादी की बात करने के लिए। मोती कहता है कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कमाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं एक कारखाना खोलना चाहता हूँ लकड़ी का, उसके लिए मुझे 20,000 रुपयों की ज़रूरत है। ऐसे में मैं आपकी बहन से शादी कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर राजेश उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है बगैर उसके बारे में कुछ भी जाने हुए। यहाँ पर माधवी और मोती की शादी हो जाती है और माधवी सभी से विदा लेकर घर से चली जाती है। इधर माधवी पहली रात में अपने पति का इंतजार कर रही होती है और मोती कहीं और ही बिजी होता है। वो नाच गाने में अपना समय बर्बाद कर रहा होता है। हम देखते हैं कुछ देर बाद माधवी वहीं पर बैठे बैठे सो जाती है और मोती नशे की हालत में आता है। मोती उससे बात करने की उसके करीब जाने की कोशिश करने लगता है तो माधवी को पता चल जाता है कि मोती ने शराब पी हुई है। यहाँ पर वो वहीं बेहोश होकर सो जाता है और माधवी उसके जूते उतारने लगती है और अपने भाग्य के बारे में सोचने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं माताजी को जो कि माधवी को याद करके रो रही होती है। भानु जाती है राजेश के पास उसको बुलाने के लिए। सितार बजा रहा होता है और भानु से कहने लगता है क्या तुम सितार नहीं सीख सकती। यहाँ पर भानु गुस्सा हो जाती है और कहती है सितार सीख भी लूंगी तो भी माधवी की जगह नहीं ले पाऊंगी और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोती को जो कि खुद तो शराब पी रहा होता है, साथ में माधवी को भी शराब पिला रहा होता है। माधवी गुस्सा होकर उससे कहने लगती है कि आप ये शराब क्यों पीते हैं, मुझे बताइए, मैं आपका साथ दूंगी इसे छुड़वाने में। ठीक कहता है मेरे पास बहुत सारे गम है, कोई कामकाज नहीं है, मुझे एक कारखाना शुरू करना है जिसके लिए मुझे 20,000 रुपए चाहिए। यहाँ पर माधवी राजेश की बात करती है कि मैं उनसे पैसे ले सकता हूँ। मोती तुरंत मान जाता है कि हम उधार चुका देंगे। यहाँ पर माधवी पहुँच जाती है राजेश के पास उससे पैसे मांगने के लिए। वो राजेश से कहती है कि मोती ने कहा है उधार जल्दी ही चुकता कर दिया जाएगा। राजेश उसकी बात नहीं टालता और तुरंत ही 20,000 का एक चेक माधवी को दे देता है और माधवी से कहता है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं भानु आती है और राजेश से पूछती है सिर्फ 20,000 रुपए ही देने की क्या ज़रूरत थी, पूरी हवेली उसके नाम कर देते ना। यहाँ पर राजेश गुस्सा होने लगता है। हम देखते हैं राजेश पहुँच जाता है माधवी के पास उससे मिलने के लिए। रात का काफ़ी समय हो चुका है और मोती अभी तक घर नहीं आया होता है। राजेश उससे पूछता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो माधवी कहती है हाँ। यहाँ पर मोती आ जाता है जो कि शराब पिया हुआ होता है, लड़खड़ा कर एक तरफ गिरने लगता है, जिसे देखकर राजेश गुस्सा होने लगता है और माधवी से कहता है कि तुम इसी वक्त मेरे साथ हवेली चलो, ये जगह तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। माधवी कहती है आपने मेरी शादी करी है, अब जैसा भी है वही मेरा पति है, मैं उसके साथ ही रहूंगी।
दूसरे दिन हम देखते हैं राजेश को, जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है। मोती आता है और उसका चेक उसकी तरफ फेंक कर कहता है, ये चेक आपने जो दिया था वो वापस आ चुका है। मैंने आपसे उधार मांगे थे, कोई भीख नहीं मांगी थी। राजेश कहता है, पहले भी मैंने आपको 20,000 रुपए दिए थे, पर कारखाना आपके नाम नहीं हुआ। यहाँ पर वो मोती को कागज देता है और कहता है, मैंने माधवी के नाम पर वो कारखाना करवा दिया है, बस तुम्हारा काम उसको चलाना होगा। इतना कहकर राजेश वहां से चला जाता है और भानु चाय लेकर आती है। यहाँ पर भानु मोती से वो सारी बातें बताने लगती है जो उसके दिमाग में चलती है। वो मोती से कहती है कि इन दोनों के बीच में कुछ और ही रिश्ता था और ये दिखाते लोगों को कुछ और ही रहे हैं। यहाँ पर मोती घर जाता है और माधवी से कहने लगता है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई थी? तुम चाहो तो अपने प्यार की आड़ में राजेश से सब कुछ ले सकती हो, उससे हर एक चीज अपने नाम करवा सकती हो, तो तुम्हें इसलिए नहीं अपना सका था क्योंकि तुम उसके गरीब मुनीम की बेटी थी। यहाँ पर माधवी गुस्सा हो जाती है और कहती है, आपको इस तरह का इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आ रही है? मुझे चलकर बाजार में नीलाम कर दीजिए, अगर आपके लिए पैसा ही सब कुछ है। यहाँ पर मोती को गुस्सा आ जाता है और वो माधवी को एक थप्पड़ मार देता है। यहाँ पर माधवी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से चली जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और यहाँ पर मोती के पिताजी आए होते हैं। वो सब कुछ देख रहे होते हैं कि मोती ने किस तरह से अपने घर को बनाया है। दूसरी तरफ माता जी राजेश से कहती हैं कि मोती के पिताजी आए हुए हैं, अगर तुम्हें ये बात पता हुई है तो जाकर हमें उनसे मिल लेना चाहिए। राजेश सभी को नाश्ते पर बुला लेता है। हम देखते हैं यहाँ पर मोती के पिता अपनी बात कहना शुरू करते हैं और कहते हैं, माता जी आपको अपना नौकर कालीचरण तो याद ही होगा। माता जी एक फ्लैशबैक में चली जाती हैं और देखती हैं कि उन्होंने अपने नौकर बेटे को मचाने से मना कर दिया था क्योंकि उसने चोरी करी हुई थी। यहाँ पर वो नौकर इस बात से गुस्सा हो जाता है और मालकिन के बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। इस बात को मालकिन बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत ज्यादा बीमार हो जाती हैं। यहाँ पर पता चलता है कि मोती ही माताजी का असली बेटा है और राजेश उस गरीब मुनीम का बेटा होता है जो कि माधवी का भी पिता होता है और मालकिन क्या काम किया करता था। यहाँ पर मालकिन इस बात को नहीं माना करती, पर कालीचरण कहता है कि मैंने अपना बदला पूरा किया है, ये वो लॉकेट है जो तुम्हारे बेटे के गले में था, मैंने उसे अय्यास बेपरवाह बनाया है, अब वो तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। यहाँ पर हम देखते हैं माधवी अपने भाई राजेश को पाकर खुश हो जाती है। उसे ये अच्छा लगता है कि राजेश उसका सगा भाई है। इस बात से भानु भी काफी दुखी हो जाती है। हम देखते हैं कालीचरण की इस बात से मोती को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने मोती की जिंदगी खराब की हुई थी। यहाँ पर वो उसे एक थप्पड़ मारता है और घर से जाने के लिए कह देता है। कालीचरण इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चुपचाप चला जाता है। हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन जहाँ पर मोती अब राजेश की जगह ले चुका होता है। माताजी मोती से कहती हैं कि मैंने उसे इतने साल पाला है, उसके लिए कुछ तो काम रखना चाहिए। मोती कहता है कि उसको अपने बाप की नौकरी दे दो, उसके बाप मुनीम की नौकरी करता था तो वो भी यहाँ मुनीम की नौकरी कर सकता है। इस बात से माताजी गुस्सा होती हैं और जाकर राजेश के साथ ही रहने लगती हैं। इधर मोती की हरकतें दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही होती हैं। घर में जन्माष्टमी का दिन होता है, उस दिन भी मोती शराब पीकर आता है। माताजी उससे गुस्सा होने लगती हैं और कहती हैं, तुझे शर्म नहीं आई? आज मेरे भगवान का जन्मदिन है, तू आज भी शराब पीकर आया है। तब मोती कहता है, जब मुझे तुम्हारे भगवान की जरूरत थी तब तुम्हारा भगवान कहाँ था? जब मुझे गलत कामों में झोंका जा रहा था उस वक्त तुम्हारा भगवान मुझे बचाने क्यों नहीं आया? माताजी कहते हैं, भगवान से अब सब नहीं कहने चाहिए और उनके खिलाफ ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। मोती नहीं मानता और भगवान को ही उल्टा सीधा कहता रहता है। तब माताजी कहती हैं, एक दिन तू इसी भगवान के सामने रोएगा। हम देखते हैं माताजी बुलाती हैं वकील को और अपनी जायदाद को 2 हिस्सों में बांट देती हैं। यहाँ पर वो राजेश को भी कुछ हिस्सा देती हैं जहाँ पर भगवान का मंदिर बनना होता है। यहाँ पर वो राजेश को वो जगह दे देती हैं। राजेश पहले मना करता है पर फिर माताजी के कहने पर मान जाता है। हम देखते हैं माधवी को जो कि माताजी को देखने जा रही होती है क्योंकि उनकी तबीयत काफी खराब होती है। वो मोती से कहती है पर मोती उन्हें देखने नहीं चाहता। यहाँ पर माताजी काफी बीमार होती हैं और माधवी से कहती हैं कि मैं तुम्हें और मोती को साथ में देखना चाहती थी, पर अब जब वो नहीं आया है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। यहाँ पर भानु राजेश सभी लोग होते हैं और माताजी की बीमार हालत में उनको इस तरह से देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद माताजी इस दुनिया से चली जाती हैं और सभी लोग रो रहे होते हैं। इधर मोती अपनी अय्याशियों में ही बिजी होता है, उसे कोई फिक्र नहीं होती किसी और की। इधर माताजी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो मोती आता है और राजेश से लड़ाई करने लगता है। वो कहता है, तुमने बगैर मुझसे पूछे मेरी माँ का अंतिम संस्कार कैसे कर दिया? तुम होते कौन हो? तब माधवी कहती, तो क्या माँ की अर्थी ऐसे ही रखी रहती कि कब उसका शराबी बेटा उठेगा और उसकी चिता में आग लगाएगा आकर? पता नहीं जिस दिन मैं मरूंगी तुम्हें होश भी रहेगा कि नहीं रहेगा। तुम मेरी चिता में आग लगाने आओगे भी
या नहीं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मोती को, जो कि वकील को बुलाकर ये कह रहा होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी माताजी ने दूसरों के नाम करी है उसे वापस से मेरे नाम करवाओ। यहाँ पर वकील मना कर देता है और कहता है मैं इस घर का नौकर हूँ, आपका पर्सनल नौकर नहीं हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मोती जाता है राजेश के पास और राजेश से लड़ाई करने लगता है कि तुमने मेरी माँ को बहलाकर ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारी जान लेके रहूंगा। दोनों में लड़ाई हो रही होती है। माधवी आवाज सुनती है और उन दोनों को अलग करने के लिए भागी हुई आती है। हम देखते हैं मोती नहीं मानता और वहां से जाकर बंदूक उठा लेता है। वो बंदूक राजेश की तरफ चला रहा होता है, तभी माधवी बीच में आ जाती है और गोली माधवी को लग जाती है। यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और माधवी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। राजेश आता है और माधवी को संभालता है। दूसरी तरफ मोती अपने घोड़े पे बैठकर वहां से भाग जाता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है और वो अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन। यहाँ पर उसे पता चलता है कि माधवी अपना बयान दे चुकी होती है, जिसमें उसने अपने पति को निर्दोष बताया होता है और ये बताया होता है कि गलती से बंदूक उसकी तरफ हो गई थी और गोली उसको लग गई थी। यहाँ पर मोती को अपनी गलती का और एहसास होता है और वो भागते हुए सीधे घर पर आता है। यहाँ पर राजेश उसे बंदूक देता है और कहता है लो मुझे मार दो अगर तुम्हें इसी में सुकून मिल रहा है तो। इधर डॉक्टर्स माधवी को और ब्लड चढ़ाने की बात करते हैं। ये बात सुनकर सभी लोग रोने लगते हैं कि माधवी की हालत और खराब होती जा रही है। तब मोती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाकर भगवान के सामने बैठ जाता है। उनसे कहता है तुम्हारी लड़ाई तो मुझसे थी, मैंने तुम्हें अपशब्द बोले थे, तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो और माधवी को ठीक कर दो। मेरी जिंदगी से माँ चली गई है, अब माधवी चली जाएगी तो मैं किसके सहारे रहूंगा। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि माधवी को होश आ चुका है। तब मोती भागा हुआ आता है और आकर माधवी से लिपट जाता है। वो रोने लगता है। इस बात को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि मोती अब सुधर गया है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यहाँ पर माधवी कहती है कि मैं हर जन्म में तुम्हें ही अपने पति के रूप में पाना चाहूंगी, क्या तुम मेरे पति बनोगे। मोती इस बात को सुनकर खुश हो जाता है और सभी लोग भी खुश हो जाते हैं मोती को सुधरता हुआ देखकर। और यहीं से मूवी एंड हो जाती है। आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइए और प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब